बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर डेंसा और आप देख रहे हैं STTV। IMF का रिव्यू मिशन तो कंक्लूड हो गया है, लेकिन उसके जो प्रेस रिलीज़ उन्होंने जारी की है उसमें 3-4 चीज़ें काफ़ी अहम हैं। एक तो ये है कि इंडिकेशन है कि दे लुक फॉरवर्ड टू अ मिड टर्म प्रोग्राम फॉर मिड टर्म ड्यूरेशन। जब IMF कहे तो उसका मतलब आम तौर पे समझा जाता है 3 से 4.5 साल। और जो स्टैंडर्ड ड्राइंग राइट्स जिन्हें हम कहते हैं SDRs, वो भी 4 या 5 बिलियन डॉलर, 6 बिलियन डॉलर तक हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। मिस्र को भी इसी तरह हुए। तो हमारे अगर उससे करें तो कोई 8-1 बिलियन तक, 7.5-8 बिलियन तक, विच इज़ गुड कि IMF का कवर अगले इतनी देर तक हो सकता है। पॉलिटिकल कॉस्ट इसकी जो भी हो, बट इट इज़ देयर। तो किस तरह इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसका क्या मतलब क्या हो सकता है फॉर द पब्लिक, कि जो स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी रेफर्मेशन और एनर्जी और पावर सेक्टर की रेफर्मेशन और फिजिकल कंसोलिडेशन, करंट अकाउंट कंसोलिडेशन। अब ये चीज़ें इकोनॉमिस्ट को तो समझ आती है, आम लोग इससे क्या समझेंगे? पेट्रोल सस्ता हो जाएगा या क्या हो जाएगा? हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद कयूम सुलहरी। थोड़ा सा बताएं ना, जो मैंने अभी बात की है कि क्या मतलब क्या है इसका, अगले 3-4 साल में क्या होने वाला है IMF जो कह रहे हैं। जी तार, शुक्रिया। सबसे पहले तो जो रिव्यू मिशन था उसने भी अप्रिशिएट किया और मैं आपको करना चाहूँगा जो केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर और जो इकोनॉमिक टीम थी उनकी परफॉर्मेंस को, कि उन्होंने जो कमिटमेंट की पाकिस्तान ने IMF के साथ वो पूरी करवाई। और यही वजह है कि ये गालबन पहला प्रोग्राम है जिसमें कोई वेवर नहीं मांगा जा रहा। जो हम बात करते हैं 2013 से 16 वाले प्रोग्राम की, उसमें वेवर्स भी लिए गए थे और वो कंप्लीट हुआ था। तो ये स्टैंड बाई एग्रीमेंट है जो कि सेकंड प्रोग्राम है पाकिस्तान का, जो कि कंप्लीट होने जा रहा है। लेकिन ये पहला प्रोग्राम है जो कि बग़ैर वेवर्स के कंप्लीट होने जा रहा है, यानी इसमें कोई जो भी पाकिस्तान ने कमिट किया वो पूरा किया। अब हम बात कर रहे हैं अगले प्रोग्राम की, और IMF की जो प्रेस रिलीज़ है उन्होंने इसमें इशारा दिया एक दरमियानी मुद्दत के प्रोग्राम का, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि प्री रिक्विजिट्स होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अगले बजट में आपको नज़र आएंगी, अगले माली साल के बजट में, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फिर उस बजट का हिस्सा बन के उनके बाद पूरा साल उस पर जो है अमल करना होगा, और शायद आने वाले अगले बजट्स में भी वो शामिल हो। एक चीज़ जो कि उसमें बड़ी क्लियर है कि अभी चंद महीने लगेंगे अगला प्रोग्राम आने में, विच मीन कि अगला बजट आपका जो है वो आएगा, बजट पास होगा और उसके बाद अगला प्रोग्राम जो है वो फाइनल होगा, ताकि गवर्नमेंट के पास ये एक्सक्यूज़ ना रह सके कि जी लेजिस्लेशन नहीं हो सकी, या पार्लियामेंट में ये चीज़ें जो इनिशिएटिव या कमिटमेंट थी वो पार्लियामेंट में अप्रूवल उनकी नहीं मिल सकी। और अब वैसे भी इत्तेहादी हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत है, सो लिहाजा इन चीज़ों पे एक लिम्बो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। अब जब फिस्कल कंसोलिडेशन की बात की जाती है तो उसका मतलब होता है कंटेक्शनरी पॉलिसीज़, यानी कि अभी आपका इंटरेस्ट रेट जो है गो के इशारे मिल रहे होंगे कि वो नीचे आएगा, लेकिन कोई ड्रास्टिकली वो नीचे नहीं आ रहा होगा, वो ग्रेजुअली वो नीचे आएगा। इसी तरीके से जो आपकी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट को जो अपनी अनफाइनेंस स्पेंडिंग है उस पर बड़ा सोच समझ के देखना होगा। इसी सिलसिले में 7th NFC जो है उसके डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला की बात जो है वो भी ज़ेर बहस है कि वो किस तरीके से उसको एक बैलेंस बनाया जा सकता है कि इस वक्त अगर 57.7% जो है वो सूबे ले जाते हैं, और अगर गवर्नमेंट का जो FPR का रेवेन्यू वो दुगना भी हो जाता है, तो तब भी अगर आप उसके जो इस वक्त डिविजिबल पूल में से शेयर देखें सूबों का, तो हुकूमत रेवेन्यू डबल करने के बावजूद अपने जो कर्ज़ की जो सूद की अदायगी है वो नहीं कर पाएगी। तो इस पे बातचीत चल रही है। इसी तरीके से बिस्प के रोल पे बात हो रही है कि ये चूँकि एक सूबाई सब्जेक्ट है तो सूबों को चाहिए कि वो अपने बजट्स में अपना सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम वो अपना इन्विसेज करें, ताकि लोगों को इसमें जो है वो खुद से प्रोटेक्ट कर पाए।
तो जब फिजिकल कंसोलिडेशन पे ये चीज़ें जो है ये बड़ी अहम होंगी और हम देखेंगे कि आने वाले बजट में इन चीज़ों पे काम हो रहा होगा। इसी तरीके से जो दूसरी उसमें बात हुई है वो एनर्जी पे है कि जो आपके कैप्टिव एनर्जी कंज्यूमर है और ज़्यादातर इंडस्ट्री है जो कि आपकी कैप्टिव एनर्जी कंज्यूमर है, वो ग्रिड की तरफ उसकी मुंतकली। तो इसका मतलब है कि वो जो एक इंसेंटिव है आपकी अपनी एनर्जी जनरेशन में या कैप्टिव एनर्जी प्रोड्यूसर कंज्यूमर में का जो इंसेंटिव था, टैरिफ का इंसेंटिव था या कंसेशन का जो इंसेंटिव था विज़ा वी ग्रिड से एनर्जी लेना, तो वो उसमें जो है कमी आ रही होगी उस इंसेंटिव में। तो लोग जैसे ही जैसे कि सीएनजी इतनी महंगी कर दी गई थी कि लोगों ने कहा कि अच्छा पेट्रोल डलवाना ही ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि सीएनजी की लाइनों में लगे रहें। जिस पर कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस से बचने का एक ही तरीका है और वो ये है कि ग्रिड पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हो, तो वो जो कैप्टिव आपके एनर्जी कंज्यूमर थे वो ग्रिड की तरफ पॉलिसी ऐसी बन रही होगी कि उसकी तरफ ट्रांसफ़र हो, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं उनमें कमी जो है उस पर भी बड़ा क्लियर काम आपको होता हुआ नज़र आएगा इस IMF प्रोग्राम को हासिल करने के लिए। लेकिन उस पे लिए कोई इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लॉसेज हैं वो तो 500 देखिए ये जो आपके $4-5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये आपकी जो रिफॉर्म्स हैं इनके लिए आपको मल्टीलैटरल अदारे कई दफ़ा पैसे दे चुके हैं मुख्तलिफ चीज़ों पे रिफॉर्म के लिए, और अगर ये एक चीज़ जो है IMF के प्रोग्राम का हिस्सा बन जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो लैंड कर देंगे पैसे, तो वो $3-4 बिलियन मिल जाएंगे। ADB जो है वो आपको इसमें अच्छा, ये बताएं कि ये जो कैप्टिव वाली बात है ये तो बड़ी डिस्टर्बिंग है, क्योंकि कैप्टिव मैं इंडस्ट्रियलिस्ट को जानता हूँ जिसने 20 मेगावाट अभी लगाई है सोलर रिन्यूएबल। नहीं, रिन्यूएबल देखिए दो तरह के कैप्टिव थे। एक आपके कैप्टिव थे जिनको कि गैस मिल रही थी और वो उनको कंसेशनरी रेट पे गैस मिल रही थी। रिन्यूएबल जो है वो तो ऑफ ग्रिड हो जाता है ना, वो तो कैप्टिव अब है ही नहीं। नहीं कैप्टिव है, और मतलब कि वो आपका नए जो रिन्यूएबल 20 मेगावाट है डिफरेंट अगर आप ग्रिड को दे रहे हैं तो वो और ग्रिड से फिर एक और को मैं जानता हूँ इंडस्ट्रियलिस्ट को जिसने 20 मेगावाट लगाया, 10 मेगावाट पिंडी में है, 6 गुजर खान में है, 5 मेगावाट लाहौर में है और 20 मेगावाट की कैप्टिव हो के कंज्यूम वो सारा पिंडी की उनकी फैसिलिटी पे, तो ग्रिड के जरिए हो रहा है। लेकिन देखिए कैप्टिव है सोलर। अच्छा, ये तो बात होगी, ठीक है, समझ आ गई हमें कि जो लॉस मेकिंग यूनिट है उन्हें प्राइवेटाइजेशन वगैरह वो सारा कुछ। तीसरी चीज़ जो है वो इसमें खसारे में चलने वाले अदारों की निजकारी, उसके बारे में बड़ा क्लियर इशारा है। और चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपके नॉन टैक्स सेक्टर्स हैं जैसे रिटेलर्स हैं या रियल इस्टेट है, उन पे जो है वो आप देख रहे होंगे कि टैक्स नेट जो है ना सिर्फ वो ब्रॉडन हो रहा होगा बल्कि उसमें उनको जो है टैक्स नेट में लाया जाएगा। और उसके बाद जो है ह्यूमन डेवलपमेंट पे जो अखराजात हैं उनकी तरफ इशारा किया गया है। तो आने वाले प्रोग्राम के ख़दोकाल जो है वो तकरीबन हमारे सामने है और इनमें कोई नई चीज़ नहीं है। ये वही चीज़ें हैं जो कि पिछले तमाम प्रोग्राम्स में जिनकी तरफ कभी इम्प्लिसिट इशारा होता था, कभी एक्सप्लिसिट इशारा होता था, और अब मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें जो है ये प्रायर कंडीशन बन जाएंगी। और ये प्रायर कंडीशन इसीलिए बनेगी कि जो अगला वफाकी बजट है उसमें ये चीज़ें शामिल हों। अगर ये चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, फाइनेंस बिल का हिस्सा बनती हैं, तो जाहिर है कि फिर हुकूमत इन पे बेदर्जा अमल भी करना शुरू कर देगी। सो ये 24 वाला जो साल है, 24-25 वाला, ये शायद उस तरीके से हम ग्रोथ की अगर बात करेंगे, अगर हम ये बात करें कि ये टेक ऑफ कर जाएगा या इन्फ्लेशन एकदम से कम हो जाएगी, वो तो मुझे नहीं लगता। लेकिन कम से कम जो हमारी इकॉनमी की फाउंडेशन है वो ज़रूर बेहतर हो जाएगी। और अगर हम उसको बेहतर कर पाएँ बजाय इसके कि वो पीस मील एफर्ट्स में जो हम कर रहे थे एक ही दफ़ा अगर हम बेहतर कर लें तो वो यकीनन आने वाले सालों के लिए एक बहुत बेहतर मुआशी बुनियादें हम दे पाएगी ये हुकूमत। वो दे पाएगी, लेकिन इन्फ्लेशन का क्या करेंगे? इन्फ्लेशन तो ज़ाहिर है जब आपकी एनर्जी की कॉस्ट बढ़ेगी, जो कि बिजली की, गैस की, और इवन इस वक्त आपका जो ब्रेंट है वो भी $84-85 पर बैरल पे चल रहा है रेड सी की वजह से। तो अगर वो रूट लंबा हो गया, हाँ, तो अगर एनर्जी की कॉस्ट बढ़ती है, फ्यूल की कॉस्ट बढ़ती है, यहाँ पे ये कॉस्ट जो है पास ऑन करना पड़ती है कंज्यूमर को, तो वो जो एनर्जी की कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो तो रहेगी अपनी जगह पे। और इस दफ़ा वैसे फसल तो अच्छी हुई है, गंदम की अच्छी है, कॉटन भी इस दफ़ा सुना, वो अल्लाह का शुक्र है कि अगर वो एग्रीकल्चर जो है, और इस वक्त कल की जो
पोस्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी स्टेट बैंक की, उसमें भी एग्रीकल्चर पे ही जोर दिया गया कि एग्रीकल्चर जो है, अगर ग्रोथ आपको कहीं पर नज़र आएगी तो एग्रीकल्चर पे नज़र आएगी। वो फसलें दोनों अच्छी हुई। आखिरी चीज़ मैं क्विकली ये पूछता हूँ, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ये सारा कुछ करके तो मतलब पॉसिबल होगा गवर्नमेंट के लिए करना? बहुत से देखिए पार्टनर पहला साल है, पहले साल में तो पॉसिबल होना चाहिए, और ये मुश्किल हो जाता अगर दूसरे साल में जाके ये करना होता। तो जाहिर है कि इलेक्शन के बाद पहला साल है, अवाम ने वोट्स दिए हैं, इत्तेहादी जो है वो भी अभी अपनी अपनी जगह पे सेटल हो रहे हैं, और ये एक कोइंसिडेंस है कि हुकूमत में आते ही जो पहला काम करना पड़ा वो IMF के साथ नेगोशिएट नेगोशिएशन थी, और उसके बाद बजट देना है। तो मेरा ख्याल है कि ये वाला मौका है, अगर ये हाथ से निकल जाता है तो फिर करना मुश्किल हो जाता। तो बजट में वो 4% फिजिकल डेफिसिट और 2.2% ग्रोथ और वो सारा आपके ख्याल में हो जाएगा? देखिए एग्रीकल्चर अगर आपकी जो है वो टेक ऑफ कर रही है, सर्विसेज सेक्टर जो है वो आपका बेहतर हो रहा है, इंडस्ट्री अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि शायद एनर्जी टैरिफ की वजह से या बाकी मामलात की वजह से उस तरह से नहीं चल पा रही, तो 2.2% ग्रोथ या 2% ग्रोथ जो है ये तो एक मिनिमल सी ग्रोथ है, और ये तो वैसे भी नॉमिनल इतनी हो जाएगी आपके बाकी तमाम फैक्टर्स की वजह से। नॉमिनल हो जाएगी, वो तो ठीक है। चलें देखें, अल्लाह करे हो जाएगा, लेकिन पॉलिटिकल फाउंडेशन तो खैर बहरहाल देखते हैं। तो बॉटम लाइन ये हुई कि पहले साल में IMF के साथ जो है गवर्नमेंट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू कि इनको इम्प्लीमेंट करे, और जो नए मिड टर्म प्रोग्राम के लिए 7-8 बिलियन का स्प्रेड ओवर 36 मंथ्स या 42 मंथ्स जो भी हो व्हाटएवर, तो उसके लिए जो कंडीशंस प्रायर हैं वो बजट में उसका हिस्सा होगा। और अब तो मेजॉरिटी है काफ़ी सारी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी बजट में फ्रेमवर्क पास करवाना है उसको मनी बिल में डाल के पास करवाएं। गवर्नमेंट अलग से भी लेजिस्लेशन इस बारे में कर सकती है, ख़ास तौर पे ये डिस्कोज और ये जो है, क्योंकि डिस्कोज वाला काम जो है वो ज़ाहिर है डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर को, और वो सारा इट्स सब लोग इन्वॉल्व हैं, और फिर जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, SCOs हैं, उनका भी आगे से। लेट्स होप, देखते हैं क्या होगा। एक बॉटम लाइन विद अ कैविएट मैं ये कहता जाऊँगा कि इन्फ्लेशन और जो पॉवर्टी है उसको बचाना जो है वो आई थिंक गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी हो सकता है, उस पर शायद वो तवज्जो देंगे भी। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।